हेलो बच्चों। फिजिक्स बाय एन सिंह सर के इस अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले एक जरूर इन्फॉर्मेशन है कि जल्द से जल्द इस लेक्चर को आप देखने के बाद या देखते वक्त ही क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे कि वो भी यहाँ पढ़ सके और अच्छा नोट्स प्लस कॉन्सेप्ट का फायदा उठा सके। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। जैसा कि कूलम्स लॉ मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, लेकिन आज हम उसको अदर फॉर्म में उसको हम देखेंगे। और उसके बाद कूलम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस हम लोग कैसे अप्लीकेबल होगा उसको हम देखेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट आता है तो वो हमसे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म हमने ऑलरेडी भी बता दिया है। वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। बट एनसीईआरटी में जो दिया है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपके मन में ये डाउट ना रहेगा कि सर ने अपना बता दिया और एनसीईआरटी वाला नहीं बताया। इसलिए हम एनसीईआरटी वाला जान लेते हैं। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में किसी कोऑर्डिनेट में दो चार्ज को कंसीडर कर लिया है कि एक चार्ज हमारा Q1 एक चार्ज Q1 हमारा यहाँ पर है। सपोज कीजिए एक चार्ज हमारे पास यहाँ है, दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है, यहाँ है। पहले वाले चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लेते हैं R1 है, दूसरे वाले पोजीशन वेक्टर कितना है, R2। मान लेते हैं हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, पहले वाला चार्ज Q1 यहाँ पर है और Q2 चार्ज हमारा यहाँ पर। इसका पोजीशन वेक्टर R1 और इसका पोजीशन वेक्टर R2। ओके, तो R1 और R2 हमारे पोजीशन वेक्टर हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना है, R12 या R21। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R21। अब R21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने वेक्टर फॉर्म पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमारा क्या होता है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो R1 प्लस R21 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, R2 के बराबर होगी, क्योंकि R2 हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। ये R1 प्लस R21 वेक्टर करेंगे तो R2 के बराबर होगा। और यहां से अगर R21 की अगर हम लोग वैल्यू निकाले वेक्टर R21 की, तो ये कितना आएगा, R2 माइनस R1। देखिए R21 की जो वैल्यू है वो कितना है, R2 माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट में हमारे पास दो चार्जेस रखे गए हैं Q1 Q2। दोनों का पोजीशन वेक्टर R1 R2 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, R21 है। अब हम लोग क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को अप्लाई करके यहाँ पर इन दोनों बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अब कूलम्स लॉ क्या कहता है, दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज ऑन फर्स्ट। ओके, तो लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ओके, लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका हमारे पास है F21। F21 ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 का यूनिट वेक्टर। ओके, तो इसके पढ़ने का तरीका ये है कि आप इधर से पढ़ते हुए जाइए, जो पहले पढ़ रहा है उसके कारण हम लोग निकाल रहे हैं, और जो बाद में पढ़ रहा है उस पर हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू
Q2। तो यहां से अगर इसको और अच्छे से अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई Epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और यहां पर हो जाएगा वेक्टर R12। ओके, क्योंकि यूनिट वेक्टर पता होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर कैप वेक्टर अपॉन आर। ओके, तो यहां से हमने चेंज कर दिया, तो आर इंटू आर कितना हो जाएगा, R12 का क्यूब हो जाएगा, और ये R12 हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ समझ में आया होगा। और यहाँ पे R12 की अगर वैल्यू हम लोग पुट करें तो R12 की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो R12 की आपकी वैल्यू मिल जाएगी F12 इक्वल टू 1/4 पाई Epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R12 है, R12 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ओके, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, 1 2 के अलोंग ही होगा। ओके, अलोंग R12, हालांकि मैंने लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने लिख दिया है, ये आपके जानकारी के लिए। तो ये तो हमारा हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। सिमिलरली हम लोगों को निकालें, अगर सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो कैसे लिखेंगे उसको, लिख सकते हैं F21 इक्वल टू 1/4 पाई Epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। ओके, और अच्छे से लिखें तो क्या होगा, 1/4 पाई Epsilon naught Q1 Q2, और ये हो जाएगा आपका R21 का क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर R21। ओके, F21 इक्वल टू 1/4 पाई Epsilon naught Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब। ओके, R21 along R21। ओके, तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गए। अब एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आपका R12 इक्वल टू R21, इनका मॉड क्या होता है, बराबर होता है। इनका मॉड क्या होता है, बराबर होता है। बट अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारा क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 2 मान लें, इसको हम लोग क्या करें, अगर इसको मान लें इक्वेशन 1 और इसको मान लें इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, सो फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, तो इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, 2 को भी रहने देते हैं, 2 को हम तो दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सो फ्रॉम 1, 1 में क्या था आपका, F12 वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई Epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब R12 का कैप। ओके, 1/4 पाई Epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R21, बिकॉज R12 का मॉड जो है R21 के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं क्यूब। और यहाँ पे R12 को अगर R21 लिखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 21। ओके, यहाँ वेक्टर रहेगा।
तो माइनस को अगर सामने लाए तो माइनस में अगर सामने आ जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब और ये यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो ये किसकी वैल्यू है, ये इक्वेशन 2 की वैल्यू है, ये इक्वेशन 2 की वैल्यू है और उसको हमने लिखा था F21। इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे को F21 लिख सकते हैं। तो F12 इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F21। मतलब ये है कि अगर दो चार्जेज एक दूसरे के ऊपर अगर फोर्स लगा रही है और दोनों को चार्ज सेम है, दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, तो ये एक दूसरे पे एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और इनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q2 उतने ही अमाउंट में हमारा चार्ज Q1 पे फोर्स लगा रहा है। Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो हमारा फोर्स है, जो एक दूसरे पे म्यूचुअल फोर्स है, वो एक्शन रिएक्शन की तरह है कि हम किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगाते हैं वो बॉडी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है। ओके, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा जो दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये चीजें वेक्टर फॉर्म कई बार पूछी हुई हैं, इसलिए इसको समझ लेंगे बढ़िया से। अगर नहीं आता है तो वेक्टर को वेक्टर के वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स में जा करके आप देख सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज रखे हो, कितने चार्ज, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज किसी स्पेस में रखे गए हो, तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को हम लोग क्या करें, एक रेफरेंस पॉइंट अपना बना लें और उस पर हम लोग क्या करें, उस फोर्स को क्या करें, कैलकुलेट करें। तो सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, ओके, एक चार्ज हमारे पास Q1 यहाँ पर है, एक चार्ज Q2 हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, और इसको Q2 बना लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्या है, Q1। चार्ज क्या है, Q1। तो अब ध्यान से देखेंगे, अब हमारे पास पहले कितना चार्ज था, पहले हमारे पास दो चार्ज था, अब हमारे पास कितने चार्ज हैं, तीन चार्ज, ठीक है, तीन चार्ज। तो चार्ज Q2 और Q3 मिल करके, चार्ज Q2 और Q3 इस चार्ज Q1 पे कितना फोर्स लगाएंगे हमको क्या करना है, पता करना है। और इसी तरह का अगर n चार्जेस हम लोग क्या कर दें, इसके चारों तरफ रख दें, n चार्जेस हम लोग रख दें, तो ये सभी चार्ज मिल करके कितना फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, ओके। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिख लेते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहा है, फिर हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए। और टॉपिक का नाम पहले लिख देते हैं। टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। टॉपिक नंबर आपका 1.6, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ओके। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं कि किसी पर्टिकुलर चार्ज पे हम लोग बहुत सारे चार्ज के कारण फोर्स अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कर रहा है कि सभी चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, वेक्टर सम अगर हम लोग कर लें तो इस चार्ज Q1 पे लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये कि हमको क्या करना है, हमारे मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, और एक मिनट, और चार्ज Q1 हमारे पास है, एक चार्ज सपोज कीजिए Q2 यहाँ पर है, दूसरा चार्ज Q3 मान लीजिए यहाँ पर है, Q4 हमारे पास क्या है, यहाँ पर है, Q5 मान लेते हैं हमारे पास कितना क्या है, यहाँ पर है। तो Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, Q3 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, Q4 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, Q5 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है
कि आप Q2 के कारण Q1 पे लगने वाले फोर्स को क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो F12 निकल कर आएगा। Q3 के कारण Q1 पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लीजिए, तो F31 आएगा। और Q4 के कारण Q1 पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लिए तो F41 आ जाएगा। और Q5 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स को कैलकुलेट कर लिए तो कितना हो जाएगा, F15 हो जाएगा। और ये सभी चार्जेस मिल करके, ये सभी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मिल करके Q1 पे कितना फोर्स लगाएं, तो उसकी जो वैल्यू होगी, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन सभी का वेक्टर सम अगर हम लोग कर लें तो हमको Q1 पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। मतलब इस Q1 पे जो लगने वाला फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, उसकी वैल्यू होगी F12 प्लस F13 F14 प्लस F15। ओके, मतलब सभी फोर्सेस को आप निकाल लीजिए, जितने भी इसके चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इसके आसपास में है, सभी के कारण लगने वाले फोर्स को आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। और निकालने के बाद इनका क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए, तो इस चार्ज Q1 पे लगने वाला फोर्स हमको मिल जाएगा। ओके, Q1 पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि Q2 Q1 के बीच लगने वाला फोर्स जो है, Q3 Q1 पे लगने वाला फोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला जो फोर्स F12 है, वो Q3 के कारण Q1 पे लगने वाले फोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। अब ये नहीं कि इसको चेंज कर देगा, F12 F13 को चेंज कर देगा, या F13 F12 को चेंज कर देगा, ऐसा नहीं है। ओके, पर्टिकुलर चार्ज जितना भी किसी पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, चाहे Q2 हो, Q3, Q4 कोई भी हो, अगर ये चार्ज Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इनके भी जो लगने वाला फोर्स होगा, वो बाकी सबसे अनअफेक्टेड रहेगा। अनअफेक्टेड मतलब बाकी सबके कारण जो लगने वाला फोर्स है, F13 F14 F15, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ, ड्यू टू ए नंबर ऑफ other charge, due to a number of other charges, is the vector sum, is the vector sum of all, vector sum of the forces, all the forces on that charge, all the forces, एक मिनट, all the on that charge, on that charge, due to, due to other charges, other charges, okay, taken at a, taken at a, taken at a टाइम। तो ये जो मैंने लिखवाया है, ये आपके एनसीईआरटी में बाकायदा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, जिसके बेसिस पे मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक न्यूमेरिकल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया था, वो आपका इस स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएगा। द इंडिविजुअल फोर्स आर, the individual forces are unaffected, unaffected due to, due to
the presence of other charges मतलब दो चार्ज के पीछे लगने वाला फोर्स तीसरे वाले चार्ज के फोर्स से क्या रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा। मैं आपको वो न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ जो मैंने कराया था, न्यूमेरिकल बोलो मैं जो एमसीक्यू मैंने कराए थे उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ओके, यही वाला चार्ज हमारे पास करा इन ए चार्ज सिस्टम, किसी एक चार्ज सिस्टम में चार्ज Q1 और Q2 आर एट सम डिस्टेंसेस, Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। Q3 को इसके नजदीक लाया जाता है, Q3 इसके नजदीक लाया जाता है या ला करके किसी जगह पे क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ओके, तो कह रहा कि फोर्स ऑफर्ड बाई चार्ज Q1 और Q2 विल, ठीक है, तो Q1 के कारण Q2 पे जो लगने वाला फोर्स है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी जस्ट हमने देखा कि Q1 और Q2 पे जो लगने वाला फोर्स है वो Q3 से कोई उसके Q3 के कारण लगने वाले फोर्स से उसका कोई मतलब नहीं होगा। चौथा भी चार्ज लगा दे ला दे तो चौथा वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, बट इस वाले चार्ज से इसका इस वाले फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था रिमेन्स अनचेंज। दो लोगों के बीच या दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो तीसरे चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स से अनइफेक्टेड रहेगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसके लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। आगे एक्सप्रेशन के लिए हम लोग कोई भी तीन चार्ज लेते हैं, तीन चार्ज के लिए लेते हैं, फिर एन चार्ज के लिए हम लोग कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q2 है, यहाँ मान लेते हैं चार्ज क्या है, Q1 है। ओके, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, और एक चार्ज Q1 हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका जो ओरिजिन से जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, वो मान लेते हैं यूनिट वेक्टर R1 है। तो Q2 क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा, Q2 क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इनके बीच का डिस्टेंस पता होना जरूरी है, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R12, ओके, R12 एक मिनट, इसको Q3 बना देते हैं। Q3 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, R13, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर की तरफ होगा। इसको बना देते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 है, इसलिए इसको लिख देते हैं F12, ओके, और ये Q3 के कारण लगने वाला फोर्स है तो इसको लिख देते हैं F13। अब एक वेक्टर का डायरेक्शन हमारे पास यहाँ है इस डायरेक्शन में, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, और पैरेललोग्राम से हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं डायरेक्शन, तो हमारा जो डायरेक्शन आता है वो क्या आता है, इधर की तरफ आएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा इस तरह से, और ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा। ओके, तो नेट फोर्स F1 कितना हो जाएगा, F नेट, F नेट फोर्स, तो आपका हो जाएगा F नेट इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मैं लिख देता हूं उसको, एक मिनट। हाँ, पेन चल नहीं रहा, सिस्टमेटिक तरीके से मैं लिखवा देता हूँ। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ charges Q1, Q2 and Q3, Q1, Q2 and Q3 as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure. We have to find, we have to find force on charge Q1 due to
charge Q2 and Q3. Okay. Now, according to superposition principle, according to superposition principle, net force on charge, net force on charge Q1 will be F1 net, ये हो जाएगा F13 और F12 पर लिख लेते हैं एंड F12. ओके. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर हम लोग F12 की अगर वैल्यू रखें तो F12 अभी पीछे निकाला हुआ था तो हमारे पास क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आया था Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12. अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13. ओके. तो ये तो रहा दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स. ये रहा दो चार्ज के बीच, दो चार्ज किसी तीसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू रहा, तो हमने निकाल लिया. अब सपोज कीजिए कि हमारे पास n चार्जेस है, हमारे पास n चार्जेस हैं. फॉर n चार्जेस, n चार्जेस मान लेते हैं क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है. Q1 पे तो कैलकुलेट कर रहे हैं, Q2 है, Q3 है, Q4 है, डॉट 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 हमारे पास क्या है, Qn है. नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास आएगा F1 इक्वल टू F12 वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 डॉट 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 F1n. ओके. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, सबको वेक्टर सम ले लिया तो हमको नेट चार्ज Q1 पे पता चल जाएगा, नेट फोर्स Q1 पे पता चल जाएगा. ओके. वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्क्वायर. ओके. यूनिट वेक्टर R12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, Q1 और Q3 के बीच लगने वाला फोर्स है Q1 Q3 हो जाएगा R13 का स्क्वायर R13 का यूनिट वेक्टर. 4 के कारण लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर, R14 का यूनिट वेक्टर. अब कितना लिखेंगे, n चार्जेस है कितना लिखेंगे, तो लास्ट वाला टर्म लिख लेते हैं. लास्ट वाला टर्म हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n का कैप. अब इतना बड़ा हम लोग नहीं लिखना चाहते, हम एक छोटे से एक्सप्रेशन में इसको लिख करके हम चाहते हैं कि खत्म कर दें. तो लिखने का तरीका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके. और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, Q1 को बाहर ले लेंगे क्योंकि Q1 की वैल्यू फिक्स है, और यहाँ लिखेंगे I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, समेशन लगा करके हम लोग लिख देंगे. ये हो जाएगा QI इक्वल टू R1 I का स्क्वायर R1 I का यूनिट वेक्टर. ये F1 पे लगने वाला फोर्स है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट अराउंड इट. यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज करते जाए प्लस लिखते जाए, आई की वैल्यू चेंज करते जाए प्लस करते जाए तो आपको सेम एक्सप्रेशन ऊपर वाला ही मिलेगा. तो किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण किसी पर्टिकुलर चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे हमने लिख लिया है. और ये आपका टॉपिक आपका 1.6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ. ओके. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे. इन next lecture we will cover electric field and
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्जेस। जैसे कि यहाँ पे पढ़ा है वैसे वहां भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो वहां भी सेम प्रिंसिपल का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्जेस। ओके, तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। और देन हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो स्टार्ट होंगे। यहाँ तक तो आपका अभी मान लीजिए बेसिक चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक यहाँ तक बेसिक है। आसान आसान चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और पीछे भी हमने समझाने की कोशिश की है, अगर नहीं समझ में आता तो आप बता सकते हैं। ओके, कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आपको टाइप करना है, आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अपने दोस्तों के साथ चैनल का शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सभी लोग पढ़ पाए और सभी लोग हमसे जुड़ पाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर। धन्यवाद।